हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एवन स्टूडेंट में। तो आज हम बात करने वाले हैं मौर्य काल की विशेषताओं के बारे में। तो इससे पहले एक वीडियो और बन चुका था जिसमें कि हम लोगों ने मौर्य काल से सभी जो जानकारी थी कि कैसे उसकी जानकारी प्राप्त होती है, और चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक के बारे में हमने वहाँ पे डिस्कशन कर लिया था। उसके बाद हमने कौटिल्य तथा जो मेगस्थनीज है, इन सभी के पुस्तकों के बारे में भी हमने डिटेल से अध्ययन कर लिया था कि उस समय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति कैसी थी। और आज हम बात करने वाले हैं मौर्य काल की विशेषताओं के बारे में, जो कि उस दिन हम लोगों ने ये छूट गया था। तो इसका हम लोग क्या करते हैं, उसको स्टार्ट करते हैं मौर्य काल की विशेषताओं के बारे में। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, मौर्य काल की विशेषताओं को यहाँ पे पॉइंट वाइज बनाया गया है। तो इसमें जो ये वीडियो बन रहा है, ये दृष्टि आईएएस के नोट से बनाया जा रहा है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट वाला जो पॉइंट है, इसमें बोला जा रहा है कि जो मौर्य काल है, वहाँ की जो शासन व्यवस्था है वो लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर होती थी। मतलब कि वहाँ पे जो शासन करते थे वो लोक कल्याणकारी था, मतलब लोगों के हित में किया जाता था, उनको दुख नहीं दिया जाता था। और वहाँ पे ये भी मौर्य शासकों ने दैवी पद का कोई दावा नहीं किया था, ठीक है। दैवी पद का दावा नहीं किया कि यहाँ पे कोई जो राजा है वो क्या है, देवी है, ठीक है। इस तरीके से हम बहुत पहले यदि देखेंगे गुप्त में, ठीक है, गुप्त साम्राज्य में देखेंगे तो उसमें क्या होता था कि बहुत से लोग जो होते थे वे दो देवों की उपाधि लेने लगते थे। इस तरीके से इस राज्य में मौर्य काल में देवों की पद का कोई दावा नहीं किया गया है। और कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में ये बताया है कि सेकेंड वाला पॉइंट है, कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र की पुस्तक में ये बताया है कि जो राजा, जैसे कि एक पहिए के बिना रथ नहीं चल सकता है, ठीक उसी प्रकार राजा के से केवल राज्य नहीं चल सकता है। उस राज्य को चलाने के लिए बड़ी बड़ी उसमें मतलब कि बहुत लोगों का योगदान दिया जाता था। जैसे कि उसको चलाने के लिए मंत्री परिषद एक होनी चाहिए, मंत्री परिषद। उसके बाद उसको महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए कि कौन सी नीति, किस युद्ध का कैसा नीति होना चाहिए, या फिर अपने राज्य की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, तो इन सभी के लिए भी एक आंतरिक परिषद होती थी। और जैसे कि आज आधुनिक काल में हमारे पास क्या होती है, कैबिनेट होती है, एक निर्णय लेने के लिए, एक आंतरिक महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए। इस तरीके से मौर्य काल में भी ये सब व्यवस्था थी। आगे हम लोग जो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, तो ये थर्ड वाला पॉइंट है कि मौर्य शासक में जो उच्च अधिकारी होते थे, जैसे आज के डीएम होते हैं, तो उनको तीर्थ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उनको तीर्थ कहा जाता था। जो भी उच्च अधिकारी थे उनको क्या बोला जाता था? उनको तीर्थ बोला जाता था। जिसमें कि हम लोगों को देखना है समाहर्ता, सन्निधाता, कर्मांतिक, ठीक है। जो समाहर्ता थे उनको वित्त मंत्री आज के समय में, और पहले जो होता था उनको राजस्व मंत्री बोला जाता था। और जो सन्निधाता होते थे उनको कोषाध्यक्ष, मतलब जो रुपए पैसे का कोष होता था, उन सभी की रक्षा करने के लिए, उन सभी का निर्णय लेने के लिए, उन सभी को, ठीक है, उनका एक अध्यक्ष होता था जिसे हम लोग कोषाध्यक्ष बोलते थे। उनको मौर्य काल में सन्निधाता बोला जाता था। क्या बोला जाता था? सन्निधाता बोला जाता था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं उद्योग मंत्री। तो उद्योग मंत्री जो होते थे उनको कर्मांतिक बोला जाता था। इस तरीके से हमने क्या देखा कि मौर्य काल में जो उच्च अधिकारी होते थे उनको तीर्थ बोला जाता था। इनमें समाहर्ता, सन्निधाता, कर्मांतिक इम्पोर्टेंट थे। कर्मांतिक वे होते थे जो उद्योग मंत्री होते थे, सन्निधाता वे होते थे जो कोषाध्यक्ष होते थे, और जो समाहर्ता होते थे उनको वित्त मंत्री बोला जाता था। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, विभिन्न अध्यक्ष के बारे में हम लोग को यहाँ पे देखना है कि विभिन्न इसमें से अध्यक्ष कौन कौन थे। तो इसमें सबसे पहले हम सीताध्यक्ष देख लेते हैं। जो सीताध्यक्ष होते थे ये कृषि विभाग के अध्यक्ष होते थे। ये सीताध्यक्ष क्या होते थे? ये कृषि विभाग के अध्यक्ष होते थे। जैसे इस समय आधुनिक काल में कृषि मंत्री होते हैं,
इसी तरीके से जो सीता अध्यक्ष होते थे मौर्य काल में, उनको कृषि का अध्यक्ष बोला जाता था। आगे हम लोग देखते हैं पड़याध्यक्ष। पड़याध्यक्ष भी होते थे जो व्यापार और वाणिज्य का अध्यक्ष होते थे। मतलब कि जो व्यापार और वाणिज्य का अध्यक्ष होता था उसे पड़याध्यक्ष बोला जाता था। और माप तौल विभाग का भी एक अध्यक्ष होता था जिसे पौतवाध्यक्ष बोला जाता था। पौतवाध्यक्ष बोला जाता था। नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं खानों का अध्यक्ष। तो खानों का अध्यक्ष को बोला जाता था अकराध्यक्ष बोला जाता था। अकराध्यक्ष बोला जाता था। उसके बाद मुद्रा विभाग। तो मुद्रा विभाग जिसको हम लोग टकसाल, एक मुद्रा होती थी, उसको क्या बोला जाता था? लक्षणाध्यक्ष बोला जाता था। एक बार हम इसको फिर से दोबारा रिवीजन करते हैं। तो जो कृषि विभाग का अध्यक्ष होता था उसे क्या बोला जाता था? सीता अध्यक्ष बोला जाता था। जो व्यापार और वाणिज्य का अध्यक्ष था उसे पड़या अध्यक्ष बोला जाता था। एंड जो माप तौल विभाग का अध्यक्ष था उसे पौतवा अध्यक्ष बोला जाता था। और उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि जो खानों का अध्यक्ष था उसे अकरा अध्यक्ष, और जो मुद्रा विभाग का ठीक है टकसाल था उसे लक्षणाध्यक्ष बोला जाता था। नेक्स्ट वाले पॉइंट पे हम लोग चलते हैं, चौथे वाले पे। तो यहाँ पे क्या बताया जाता है, जो मौर्य काल की जो शासन व्यवस्था थी उसमें दीवानी अदालत, धर्म स्तरी तथा फौजदारी अदालत, जिसे कंटक शोधन कहते थे, ये सब वहाँ पे मौजूद थी। ठीक है, वहाँ पे दीवानी अदालत, धर्म स्तरी तथा फौजदारी अदालत थी, जिसे कंटक शोधक कहलाती थी, जिसे कंटक शोधक हम लोग बोलते थे। ये सब मौर्य काल की शासन व्यवस्था थी। आगे हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे न्याय जो दिया जाता था, किसी भी व्यक्ति को मृत्युदंड देने का व्यवस्था यहाँ पे प्रचलित था। ठीक है, यहाँ पे किसी भी व्यक्ति को मृत्युदंड देने का व्यवस्था प्रचलित था। किसी भी व्यक्ति मतलब कि जो भी राज्य की बातों को ना माने और उनकी अवहेलना करे, उनकी बातों को ना माने, ठुकरा दे उनकी बातों को, तो उन सभी को क्या किया जाता था? एक विशेष प्रकार से दंड दिया जाता था। लेकिन जो भी इस दंड को जिसको भी दिया, एक बार दिया जाता था, उसको उस व्यक्ति को पुनः अपील का अधिकार था। ठीक है, मतलब कि यदि किसी व्यक्ति को एक बार दंड दिया गया है तो उसे एक बार अपना अपील करने के लिए उसके पास अधिकार था कि वो अपील कर सकता है। नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पे एक रज्जुक नाम का अधिकारी था। ठीक है, जिसे न्यायिक कार्यों से जुड़ा होता था। जो रज्जुक अधिकारी था वो न्यायिक कार्यों से जुड़ा होता है। उम्मीद करते हैं आपको ये चौथा वाला पॉइंट समझ में आया होगा। इसमें मौर्य काल में दीवानी अदालत, फौजदारी अदालत, धर्म स्तरी, इन सभी की वहाँ पे मौजूदगी थी और इसको बोला जाता है कंटक शोधन। इन सभी को कंटक शोधन बोला जाता है। और इसमें मृत्युदंड देने का भी अधिकार था। जो भी व्यक्ति राज्य के नियमों की अवहेलना करता है, जो भी राज्य के नियमों को नहीं मानता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। तो इसमें क्या था, जो एक बार व्यक्ति यदि कोई सज़ा पाया है तो उसे दोबारा अपील करने का मौका दिया जाता था। और रज्जुन नाम का एक अधिकारी था जिसे हम लोग न्यायिक कार्यों से जुड़ा होता था। नेक्स्ट हम लोग पाँचवें पॉइंट पे चलते हैं। तो ये पांचवा वाला पॉइंट क्या है कि जो गुप्तचर विभाग था। ठीक है, तो मौर्य काल में गुप्तचर भी बहुत विकसित था ना, गुप्तचर व्यवस्था भी बहुत विकसित था। तो उसमें दो प्रकार के गुप्तचर पाए जाते थे। एक वे होते थे जो कि एक ही स्थान पर, एक वे होते थे जो एक ही स्थान पर रहते हुए गुप्तचर का कार्य करते थे, उसे संस्था कहलाते थे। क्या कहलाते थे वे? वो दो गुप्तचर कार्य करने वाला होता था उसे संस्था कहते थे या कहलाता था। लेकिन एक ऐसा होता था जिसे हम लोग बोलते थे कि वे घूम घूम कर गुप्तचर विभाग का कार्य करते थे, गुप्तचर का कार्य करते थे। उसे क्या बोला जाता था? संचरा बोला जाता था, उसे संचरा बोला जाता था। तो ये दो प्रकार के वहाँ पे गुप्तचर प्रणाली थी, जिसमें कि एक ही स्थान पर गुप्तचर व्यवस्था करता था, गुप्तचर का कार्य करता था, और एक घूम घूम कर करता था। तो एक ही स्थान पर करने वाले को संस्था कहते थे और जो घूम घूम कर करता था उसे संचरा कहते थे। इस तरीके से मौर्य काल में क्या थी, गुप्तचर प्रणाली जो थी अत्यंत विकसित प्रणाली थी, जिसकी सहायता से राजा शासन करता था। नेक्स्ट पॉइंट छठे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो छठा पॉइंट है इसमें यही बताया गया है कि जो राज्य थी इसकी एक नियंत्रित अर्थव्यवस्था थी। ये जो राज्य थी
ये क्या थी, नियंत्रित अर्थव्यवस्था थी। अब जो ये मौर्य काल में सिंचाई पर बहुत अधिक बल दिया जाता था, ठीक है। मौर्य जो काल था इसमें सिंचाई पर बहुत विशेष बल दिया जाता था, जिसमें कि कृत्रिम साधनों से संचित भूमि, ठीक है, जिसे अदेव मात्रक कहलाई, इसका उपयोग भी किया जाता था। जबकि जो वर्षाधीन कृषि, ठीक है, वर्षाधीन जो कृषि थी उसे देव मात्र कहलाती थी। अदेव मात्र भूमि को सर्वोत्तम माना जाता था। अदेव मात्रक भूमि को इसमें देव और अदेव, जो वर्षाधीन कृषि की भूमि होती थी उसे देव मात्रक, और जो सिंचित भूमि होती थी, साधनों से सिंचित भूमि होती थी, उसे अदेव मात्रक बोला जाता था। जो कृत्रिम होती थी, मतलब कि मनुष्यों द्वारा उसका सिंचाई किया जाता था, वो क्या होता था, वर्षा अदेव मात्रक होता था ना। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलते हैं, 7वें पॉइंट पे। तो 7वां पॉइंट जो है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय सौराष्ट्र प्रांत, ठीक है, का प्रांतपति, जिसे हम लोग राज्यपाल बोलते हैं, प्रांतपति को क्या बोलते हैं, राज्यपाल बोलते हैं, पुष्यगुप्त वैश्य था। क्या था, पुष्यगुप्त वैश्य था। जो वहाँ का राज्यपाल था वो क्या था, पुष्यगुप्त वैश्य था। सौराष्ट्र प्रांत का जो राज्यपाल था वो कौन था, पुष्यगुप्त वैश्य था, जिसने कि सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत का एक राज्यपाल था जिसका नाम था क्या, पुष्यगुप्त था, ठीक है। ये पुष्यगुप्त जो था ये वैश्य होता था, जैसे कि 4 वर्ण होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ये जो पुष्यगुप्त था ये वैश्य था। अब ये जो पुष्यगुप्त था इसने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था, पुष्यगुप्त ने इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं, अभी जो सुदर्शन झील होता था इससे क्या होता था, सिंचाई की जाती थी ना, इससे क्या की जाती थी, सिंचाई की जाती थी। आगे हम लोग 8वें पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो 8वां पॉइंट जो है इसमें यही बताया गया है कि मौर्य काल में जो भूमि होती थी, ठीक है, राजकीय भूमि, जिसे कि सीता कहलाती थी, जो राजकीय भूमि होती थी वे सीता कहलाती थी। मौर्य काल में जो राजकीय भूमि होती थी वे सीता कहलाती थी। नेक्स्ट 9वें पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। तो मौर्य काल में सोने के सिक्के, ठीक है, मौर्य काल में सोने के सिक्के जिसे निष्क या सुवर्ण कहलाते थे। मौर्य काल में सोने के सिक्के को निष्क या सुवर्ण कहते थे। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि मौर्य काल के सोने के सिक्कों को क्या बोला जाता है, तो निष्क या सुवर्ण बोला जाता है। तथा चांदी का जो सिक्का होता था उसे पड़ या करसारपड़ बोला जाता था, करसारपड़ बोला जाता था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि चांदी के सिक्के को क्या बोला जाता था, तो यहाँ से पड़ या करसारपड़ कहलाते थे। तथा तांबे के सिक्के को मासक, ठीक है, तांबे के सिक्कों को मासक बोलते थे। इस तरीके से हमने सोने, चांदी, तांबे के सिक्कों के बारे में पता कर लिया। जो सोने के सिक्के होते थे मौर्य काल में उसे सुवर्ण या तो निष्क बोलते थे, और जो चांदी के सिक्के होते थे उसे पड़ या तो करसारपड़ बोलते थे, और जो तांबे के सिक्के होते थे उसे मासक बोलते थे। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 10वें वाले पॉइंट पे। तो 10वें वाले पॉइंट में बताया गया है कि जो मौर्यकालीन समाज है इनमें महिलाओं को प्रशासन में शामिल किया जाता था। लेकिन हम लोग ऋग वैदिक काल में बात करें या आज से 3000 साल पहले की बात करें तो उस समय जो व्यवस्था थी उसमें महिलाओं को सभाओं में भी बैठने नहीं दिया जाता था, और उनको शासन में भी, प्रशासन में भी उनको सम्मिलित नहीं किया जाता था। लेकिन जो ये मौर्य काल है इसमें स्त्रियों को प्रशासन के लिए सम्मिलित किया जाता था, ठीक है, जिससे ये बताया जा सकता है कि उस समय स्त्रियों की जो दशा थी वह अच्छी थी। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि स्त्री और पुरुष को मोक्ष, ठीक है, जिसे हम लोग तलाक बोलते हैं, ये मोक्ष और तलाक का अधिकार था। जो स्त्री और पुरुष थे इन्हें मोक्ष, जिसे मौर्य काल में बोला जाता था, इस समय उसको तलाक बोला जाता था, इसका अधिकार था। और विधवा विवाह की भी अनुमति थी।
इसमें विधवा विवाह की भी अनुमति थी और इसमें मोक्ष का मतलब तलाक का भी यहाँ पे प्रावधान था मौर्य काल में। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इस तरीके से यहाँ की जो प्रशासन थी और यहाँ की जो व्यवस्था थी ये कितनी अच्छी थी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे एक सामाजिक समारोह होता था जिसे प्रवहण कहा जाता था। ये एक सामाजिक समारोह होता था, इसमें कि विभिन्न प्रकार के जो व्यक्ति होते थे इनमें शामिल होते थे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आगे 11वें वाले पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। तो इसमें यही बताया गया है कि जो आग, ठीक है, आग को राष्ट्रीय संकट माना जाता था क्योंकि राजधानी में काष्ठ निर्मित भवन थे, ठीक है, काष्ठ निर्मित भवन थे। नए प्रशासक का मुख्य कार्य नगरों को आग से बचाना था। तो यहाँ पे जो मौर्य काल में था, ठीक है, वो आग को राष्ट्रीय संकट माना जाता था कि यदि किसी व्यक्ति का घर जो होता था लकड़ी का बना होता था तो ये यदि जल जाता था तो जब ये जल जाते थे तो उसको राष्ट्रीय संकट में माना जाता था। और इन संकट को दूर करने के लिए एक नगर प्रशासन जो नए होते थे, ठीक है, उन्होंने एक नए मुख्य कार्य के लिए उनको रखना था। उनका कार्य केवल यही था कि वे नगर को, ठीक है, वे नगर को आग से बचाए। बस उनका मुख्य कार्य यही था कि उनको आग से बचाए, उनके जो राज्य थे उनको क्या करे, आग से बचाए। नेक्स्ट हम लोग 12वें पॉइंट पे चलते हैं। तो यहाँ पे इस पॉइंट में बताया गया है कि मेगस्थनीज ने शहर के मुख्य अधिकारी, ठीक है, के रूप में एस्टिनोमोई, ठीक है, मुख्य अधिकारी के रूप में, प्रमुख अधिकारी के रूप में एस्टिनोमोई का उल्लेख किया तथा सड़क निर्माण एवं सिंचाई कार्यों के लिए एग्रोनोमोई का उल्लेख किया। मतलब कि यहाँ पे जो मौर्य काल में जो भी मुख्य अधिकारी होते थे उसे एस्टिनोमोई कहा जाता था और जो सड़क निर्माण करते थे तथा सिंचाई का कार्य करते थे उन्हें एग्रोनोमोई का कहा जाता था, इनको यही कहा जाता था। नेक्स्ट हम लोग 13वें पॉइंट पे चलते हैं। तो 13वें पॉइंट ये इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे जो 13वां पॉइंट है ये क्या है, तो जो अंतिम मौर्य शासक था, ठीक है, धीरे धीरे हम लोग देखते क्या थे कि जो मौर्य शासन थी अशोक के बाद ये धीरे धीरे कमज़ोर हो गई। तो एक अंतिम शासक था बृहद्रथ, ठीक है, मौर्य शासक एक था अंतिम बृहद्रथ। इसका क्या हुआ, तो इसकी एक व्यक्ति ने हत्या कर दी जो कि मौर्य का सेनापति ही था। मतलब कि बृहद्रथ ऐसा था कि वे किसी दूसरे देश पर आक्रमण भी नहीं करता था। तो मौर्य काल के में एक सेनापति था जिसे पुष्यमित्र शुंग बोला जाता था। उसने बृहद्रथ की हत्या कर दी और 185 ईस्वी में शुंग वंश की स्थापना कर दी। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि शुंग वंश की स्थापना किसने की थी। तो इसकी स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में की थी। तो यहाँ से जो मौर्य काल की विशेषता है इसका अंत होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा मौर्य काल की विशेषता। यदि समझ में आया वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।